हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में आरआरबी एनटीपीसी के कुल 24 सेट्स जो भी आंसर किए आए हैं उसके टोटल 24 सेट्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज हम लोग सेट 1 करने जा रहे हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF हमने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर PDF अपलोड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, 2013 में राखी गढ़ी के हड़प्पा स्थल से संबंधित एक मुख्य पुरातात्विक या वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? इन 2013 हु इनिशिएटेड ए मेजर आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक स्टडी रिलेटेड टू द हड़प्पन साइट ऑफ राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी के बारे में पूछा गया है। राखी गढ़ी है कहाँ? तो यह हरियाणा में है। हरियाणा में है। 2013 में इसके अध्ययन की शुरुआत की गई थी वसंत सिंधे के द्वारा। सी इसका राइट आंसर है वसंत सिंधे, जो कि डेक्कन कॉलेज पुणे से संबंधित थे। डेक्कन कॉलेज पुणे से संबंधित थे। इन्होंने ही 2013 में हड़प्पा के राखी गढ़ी के स्थल का DNA अध्ययन शुरू किया था। ठीक है। अमरेंद्रनाथ जो कि राखी गढ़ी के, ये भी राखी गढ़ी के खुदाई से संबंध है इनका भी। ठीक है, लेकिन पहले वसंत सिंधे ने किया था। RS बिष्ट, इन्होंने धौलावीरा की खोज की थी। धौलावीरा। और वीवी लाल अयोध्या के उत्खनन से संबंधित थे। अयोध्या के उत्खनन से संबंधित थे। तो राइट आंसर हो गया सी वसंत सिंधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी का क्रांतिकारी प्रयास काफी हद तक असफल क्यों रहा? व्हाई डिड द रिवॉल्यूशनरी अटेम्प्ट ऑफ द गदर पार्टी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लार्जली फेल? तो आपको पता है गदर पार्टी, इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना 1913 में USA के सैन फ्रांसिस्को में की थी। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। 1915 में भारतीय सैनिकों में विद्रोह की योजना बनाई गई थी, लेकिन मुखबिरों और ब्रिटिश खुफिया ने इस योजना का भंडाफोड़ कर दिया था। ब्रिटिश खुफिया तंत्र द्वारा पकड़े जाना और आंतरिक विश्वासघात के कारण यह योजना असफल हो गई थी और गदर पार्टी का जो क्रांतिकारी प्रयास था वह यहीं समाप्त हो गया। तो डी इसका राइट आंसर है, डिटेक्शन बाय ब्रिटिश इंटेलिजेंस एंड इंटरनल बिट्रियल। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वित्तीय विकेंद्रण पर लॉर्ड मेयो के 1870 के प्रस्ताव में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास की परिकल्पना की गई थी। लॉर्ड मेयो 18th रिजोल्यूशन इनविसेज डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आपको पता है लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव रखा था। लॉर्ड मेयो के ही स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। स्थानीय स्वशासन की नींव मेयो के द्वारा रखी गई थी 1870 में। तो पहला कथन सही है। सेकंड है, हॉब हाउस विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे। हॉब हाउस वाज द चेयरमैन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। यह भी सही है। 1907 से लेकर 1909 तक जो हॉब हाउस थे इसके चेयरमैन रहे थे 1907 से 1909 तक। तो सेकंड कथन भी सही है। थर्ड है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन एक आरक्षित विषय बन गया। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिकम ए रिजर्व सब्जेक्ट। तो यह गलत है। स्थानीय स्वशासन जो था वह रिजर्व सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि यह ट्रांसफरेबल था। हस्तांतरित विषय बन गया था। हिंदी में हस्तांतरित विषय बन गया था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा।
तो इसका राइट आंसर है ओनली 1 and 2, यानी सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, किसी मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुख 4 मुखों वाले विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। इन विच टेम्पल इज ए 4-faced चतुर्मुख विष्णु आइडल इंस्टॉल इन द सेंक्टम। तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर, जो कि गुप्त काल का बना हुआ है, दशावतार मंदिर देवगढ़ का है। यह 5वीं-6वीं शताब्दी में 5वीं-6वीं शताब्दी में यह मंदिर विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। विष्णु के 10 अवतार को समर्पित है। यहीं 4 मुख वाले विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। याद रखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है और यह गुप्तकालीन प्रमुख स्थापत्य है, गुप्तकालीन है। इसकी जो निर्माण शैली है वह उत्तर भारतीय यानी नागर शैली में बनी है। तो नागर शैली का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर या खजुराहो में है, अच्छा ऑलरेडी रिटन है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर यह क्या है? शिव मंदिर है। याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर शिव मंदिर है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजशेखर चरित की रचना की, जो अवंती के राजा राजशेखर के युद्धों और प्रेम प्रसंगों से संबंधित एक प्रबंध है। हु कंपोज्ड राजशेखर चरित्र, ए वर्क रिलेटेड टू द वार्स एंड रोमांटिक एपिसोड ऑफ किंग राजशेखर ऑफ अवंती। तो राजशेखर चरित्र यह मदायगिरी मल्लना की तेलुगु रचना है। मदायगिरी मल्लना, इसकी यह तेलुगु में रचना है। तेलुगु में यह लिखा गया है, जो कि अवंती के राजा राजशेखर पर आधारित है। अवंती के राजा राजशेखर पर यह आधारित है। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। अल्लसानी पेदना, यह कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। पेदन्ना कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। ठीक है। और अवंती के राजा राजशेखर थे। ठीक है। और नेक्स्ट है नचना सोमनाथ। नचना सोमनाथ जो थे वह 14वीं सदी के तेलुगु कवि थे। 14वीं सदी के तेलुगु कवि थे। अल्लसनी पेदना के बारे में कहा जाता है कि यह कृष्णदेव राय के दरबारी कवि तो थे ही, इन्होंने मनु चरित्र भी लिखा था। मनु चरित्र लिखा था। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो गया मदायगिरी मल्लाना। मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल के दौरान भारत में शल्क उपकरण फ्लेक टूल्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? विच टेक्निक वाज मेनली यूज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडल पैलियोलिथिक पीरियड फॉर मेकिंग फ्लेक टूल्स। तो जो मिडल पैलियोलिथिक पीरियड है, मध्यपुरा पाषाण काल, यह 3 लाख से 30,000 वर्ष पहले था। 30,000 वर्ष पहले यह टाइम पीरियड है मध्य पाषाण काल का। इस काल में लेवलोइस तकनीक इसके द्वारा शल्क उपकरण बनाए जाते थे। इसे फ्लेक टूल्स कहा जाता था। ठीक है। लेवलिश तकनीक जो था वह पहले पत्थर के द्वारा इसमें क्या होता था, पत्थर से विशेष आकार देते थे। ठीक है। और एक ही बार चोट करके उससे एक विशेष प्रकार के उपकरण को निकाला जाता था।
ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए, लेवनोइस तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का उत्खनित स्थल नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सकेवेटेड साइट ऑफ द बनास कल्चर? ऑप्शन है गिलुंड, बागौर, नागदा, आहार। तो बनास संस्कृति जो है, बनास संस्कृति यह राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति है। साथ ही साथ यह ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो उनमें है नागदा, नागदा, आहार, आहार उदयपुर से संबंधित है, उदयपुर से, और है गिलुंड, गिलुंड, और एक और महत्वपूर्ण है बालाथल, बालाथल। तो यह स्थल जो है वह बनास संस्कृति से है। बागौर जो है वह मध्यपाषाणकालीन स्थल है, बागौर मध्यपाषाणकालीन स्थल है। सवाल में पूछा गया है कि यह कौन सा बनास संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर है, बागौर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा भारत के महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के भीतर स्थित एक महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट लोकेटेड इनसाइड दौलताबाद फोर्ट इन महाराष्ट्र? तो सबसे पहले एक सवाल तो यह हो गया कि दौलताबाद फोर्ट कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि यह यादव, तुगलक, बहमनी और मुगल सभी ने इस फोर्ट का उपयोग किया था। कौन से? महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का। तो यह सभी से संबंधित था। चांद मीनार और जामी मस्जिद यहाँ पर स्थित है, चांद मीनार और जामी मस्जिद यहाँ स्थित है। ऑप्शन में है भारत माता मंदिर, यह इसका राइट आंसर है क्योंकि यह दौलताबाद में नहीं है। सिकंदर का किला यह भी दौलताबाद फोर्ट का हिस्सा है। तो राइट आंसर है बी, भारत माता मंदिर। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा बिंबिसार के शासनकाल के दौरान मगध राज्य में कितने गांव विद्यमान थे? अकॉर्डिंग टू द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर, हाउ मेनी विलेजेज एग्जिस्टेड इन मगध ड्यूरिंग बिंबिसार रीजन? बिंबिसार के रीजन में बौद्ध साहित्यों में ऐसा बताया गया है, प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ थे उसमें लगभग 60,000 गाँवों का उल्लेख किया गया है, 60,000 गांव उपलब्ध थे। तो बी इसका राइट आंसर है। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह तेलंगाना की एक पारंपरिक चित्रकला है जिसे कि नक्काशीदार, इसे कलाकार जो है वह नक्काशीदार बनाते हैं। यह लंबे कपड़े पर पौराणिक चित्र इस पर बनाया जाता है, पौराणिक चित्र बनाया जाता है, खास करके लंबे कपड़े पर, लंबे कपड़े पर। ठीक है, तो तेलंगाना को जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग के लिए जीआई टैग प्राप्त है। तो राइट आंसर है डी, तेलंगाना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान नरमपंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति को विशेष रूप से अपनाया गया था? विच मेथड वाज मेनली adopted by the moderates during the early phase of Indian national movement? तो नरमपंथी के द्वारा संवैधानिक सुधार जिसकी आलोचना भी की गई थी, जिसमें याचिका, प्रार्थना और संसद में अपील
यह जो माध्यम है नरमपंथियों के द्वारा अपनाया गया था, जिसे उग्रवादियों ने इसके लिए स्वदेशी बहिष्कार को अपनाया था। नरमपंथियों ने याचना, प्रार्थना और संसद में अपील माना था, वहीं उग्रवादियों ने, जो गरम दल थे, उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार को अपनाया था, स्वदेशी बहिष्कार। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। डी इसका राइट आंसर है। वर्तमान में किस राज्य में जंगल महल विद्रोह, जंगल महल अपराइजिंग हुआ था, जिसे भूमिज विद्रोह, भूमिज रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है? इन विच प्रेजेंट डे स्टेट डिड द जंगल महल अपराइजिंग अकर, ऑल्सो नोन एज द भूमिज रिवोल्ट। तो जंगल महल विद्रोह और भूमिज विद्रोह जिसे कहा जाता है, यह 1832 में हुआ था पश्चिम बंगाल के जंगल महल। हालांकि अब यह झारखंड में है, याद रखिएगा, अब यह झारखंड में है। ठीक है, यह भूमिज जनजाति के द्वारा किया गया था। भूमिज विद्रोह जो था भूमिज जनजाति के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यह पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्र में है। हालांकि इसका बहुत बड़ा क्षेत्र आज झारखंड में है, तब यह बंगाल का हिस्सा था। तो राइट आंसर है ए, पश्चिम बंगाल। किस घटना ने भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन और ब्रिटिश और डच के प्रभाव के उदय को सर्वोत्तम रूप से चिन्हित किया? विच इवेंट बेस्ट मार्क द डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज पावर एंड द राइज ऑफ ब्रिटिश एंड डच इन्फ्लुएंस इन इंडिया? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की स्थापना, एक्सला चैपल की संधि, या एंग्लो फारसी के द्वारा हॉर्मुज पर कब्जा। तो राइट आंसर हो गया डी, एंग्लो फारसी के द्वारा हॉर्मुज पर कब्जा। अंग्रेज और फारसी ने मिलकर हॉर्मुज पर पुर्तगालियों से कब्जा कर लिया था। हॉर्मुज पर पहले पुर्तगाली का अधिकार था, तो इससे उन्होंने कब्जा में ले लिया, अंग्रेज और फारसी ने। ठीक है, और यह जो है हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन था। इससे क्या हुआ? पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व था वह कम हुआ। तो राइट आंसर हो गया डी। 17वीं शताब्दी में ही पुर्तगाल कमज़ोर पड़ता गया और डच और अंग्रेज धीरे धीरे शक्तिशाली हो गए। तो यह एक महत्वपूर्ण घटना है, डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, पारसी समाज सुधारक बेहरामजी मेरवानजी मालाबारी, जिसे शॉर्ट में बीएम मालाबारी भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कुरीति से संबंधित विधायी नियम के लिए श्रेय दिया जाता है? बेहराम मालाबारी इज क्रेडिटेड फॉर लेजिस्लेशन रिलेटेड टू विच सोशल इविल? बीएम मालाबारी जो कि पारसी समाज सुधारक थे और यह पत्रकार भी थे। क्या थे? पारसी समाज सुधारक और पत्रकार थे। इन्हें शॉर्ट में बीएम मालाबारी कहा जाता था, बीएम मालाबारी। इन्होंने बाल विवाह और विधवाओं की दुर्दशा के विरोध में आवाज़ उठाई थी। तो ए इसका राइट आंसर है, बाल विवाह और विधवा के दुर्दशा पर आवाज़ उठाई थी। इन्होंने लड़कियों की सहमति की न्यूनतम आयु 10 से 12 वर्ष निर्धारित की थी। 10 से 12 वर्ष लड़कियों के सहमति की आयु। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाल विवाह के विरुद्ध यह पहला महत्वपूर्ण कानून बना था। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, 14वीं शताब्दी की ग्रंथ लीला तिलकम ने अपने व्याकरणिक और काव्य सिद्धांतों के माध्यम से किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
लीला तिलकम हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग क्लासिकल स्टेटस ऑफ विच लैंग्वेज। लीला तिलकम जो कि 14वीं शताब्दी का है, 14वीं सदी का है, यह मणिप्रवालम शैली यानी संस्कृत और मलयालम का मिश्रण था, याद रखिएगा, जिसे कहा गया है मणिप्रवालम शैली। प्रवालम शैली, यह शैली जो है वह संस्कृत और मलयालम को मिलाकर बनाया गया था। इस पर लिखा व्याकरण और काव्य का ग्रंथ है, व्याकरण और काव्य का ग्रंथ है कौन? लीला तिलकम। ठीक है, तो मलयालम की शास्त्रीय मान्यता जो है 2013 में मिली थी। 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, शास्त्रीय भाषा बनाया गया किसे? मलयालम को। तो राइट आंसर हो गया सी, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी की नीतियों के संबंध में गलत कथन का चयन करें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जलालुद्दीन खिलजी पॉलिसी। पहला है, उन्होंने अपने खिलाफ विद्रोह करने वाले को कठोर दंड देने से स्वयं को वर्जित रखा। ही रिफ्रेंड फ्रॉम हार्श पनिशमेंट टू रिबेल्स। यह भी सही है। जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसका टाइम पीरियड 1290 से 96 के बीच था। यह एक उदार शासक था। इसने जो विद्रोह करने वाले थे उन्हें कठोर दंड नहीं दिया, बल्कि उन्हें माफ़ भी कर दिया था, और उन्हें माफ़ करने के साथ साथ उसे पुरस्कृत भी किया था। तो पहला कथन सही है। सवाल में पूछा गया गलत कथन का चयन करें। सेकंड है, उन्होंने यह विचार रखा कि राज्य को कभी भी शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित नहीं होना चाहिए। ही बिलीव्ड द स्टेट शुड नॉट डिपेंड ऑन वॉलंटरी सपोर्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो यह गलत है, आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि जलालुद्दीन खिलजी का यह विचार था कि राज्य को प्रजा के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। तो बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन समाचार पत्र द हितवाद के संबंध में गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द न्यूज़पेपर द हितवाद। हितवाद न्यूज़पेपर जो है 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ? नागपुर में। ठीक है, नागपुर में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे स्थापित किया था। यह अंग्रेजी दैनिक है, अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। सवाल में पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो यह गदर आंदोलन का मुखपत्र था, गलत है। तो राइट आंसर है सी। अगला सवाल, गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल लंघनाज जो सूक्ष्म पाषाण औजारों और आखेट संग्राहक समुदाय के साक्ष्य के लिए जाना जाता है, भारतीय किस प्रागैतिहासिक संस्कृति अवस्था से संबंधित है? द आर्कियोलॉजिकल साइट लंघनाज इन गुजरात नोन फॉर माइक्रोलिथिक टूल एंड हंटर गैदर एविडेंस बिलोंग टू विच प्री हिस्टोरिक कल्चर फेस ऑफ इंडिया। तो लंघनाज जो है वह मध्यपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, लंघनाज गुजरात में है, याद रखिएगा, यह गुजरात में है और यह मध्यपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट? ऑप्शन है बेथुन स्कूल। बेथुन स्कूल 1849 में स्थापित हुआ था। 1849 में महिला शिक्षा से संबंधित यह ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, सेकंड है बंगाल नेशनल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण कॉलेज था। तो बी इसका राइट आंसर है, बंगाल नेशनल कॉलेज
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU 1916 में स्थापित हुआ था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की थी। और डी है शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्लियर है, राइट आंसर हो गया बी, बंगाल नेशनल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में अवस्थित 10वीं शताब्दी ईस्वी के लिंगराज मंदिर की कौन सी विशेषता नागर स्थापत्य शैली को दर्शाती है? विच फीचर ऑफ द 10th सेंचुरी लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर रिप्रेजेंट नागर आर्किटेक्चर? तो नागर आर्किटेक्चर जो कि उत्तर भारत का प्रमुख मंदिर निर्माण शैली है उत्तर भारत का, तो लिंगराज मंदिर जो है वह उत्तर भारतीय नागर शैली के कलिंग शैली का बना हुआ है, कलिंग शैली से निर्मित है, जो कि नागर शैली का ही एक पूर्वी रूप है। नागर शैली से पहले कलिंग शैली चलती थी। तो इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत है कर्वीलिनियर शिखर टावर, वक्राकार शिखर मीनार, जो कि ऊपर की ओर शिखर जो है, ऊपर की ओर शिखर सर्कुलर होता है, यानी वक्राकार होता है। तो राइट आंसर हो गया ए। अन्य जो ऑप्शंस है देखिए, सोपानी पिरामिडनुमा विमान, तो यह जो है द्रविड़ शैली की विशेषता है। आप देखेंगे द्रविड़ शैली में विमान का प्रयोग किया गया है, सीढ़ी नुमा विमान। थर्ड है ऑर्नेट गोपुरम गेटवे, गोपुरम यह भी दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली है। और है वृत्ताकार स्तूप गुंबद, यह मुख्य रूप से बौद्ध निर्माण शैली है, बौद्धों का निर्माण शैली है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा अखबार केसरी में राजद्रोहपूर्ण लेख सेडिशियस आर्टिकल लिखने के आरोप में किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? इन विच ईयर वाज बाल गंगाधर तिलक अरेस्टेड फॉर राइटिंग ए सेडिशियस आर्टिकल इन केसरी? तो याद रखिएगा, तिलक की जो गिरफ्तारी हुई थी वह 1908 में हुई थी। 1908 में तिलक को अरेस्ट किया गया। इसमें उन्होंने केसरी जो था उनका पत्र था केसरी, इसमें उन्होंने चापेकर बंधु की प्रशंसा, चापेकर जो कि क्रांतिकारी थे, चापेकर बंधु की वीरता की प्रशंसा कर दी थी, वीरता की प्रशंसा कर दी थी, जिसके कारण उन पर राजद्रोह का मुकदमा लग गया था, राजद्रोह का मुकदमा लग गया था। इन्हें 6 वर्ष की सज़ा हुई थी और इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था। मांडले जेल कहाँ है? तो मांडले जेल वर्मा में है, मांडले वर्मा में है, तो इन्हें वर्मा जेल भेज दिया गया था। तो राइट आंसर हो गया सी, 1908। नेक्स्ट है, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड वेल्लोर म्यूटिनी टेक प्लेस? तो यह 1806 में हुआ था, 1806 में तमिलनाडु में वेल्लोर विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध सिपाहियों ने विद्रोह किया था, ब्रिटिश सैनिक के विरुद्ध यह सिपाही विद्रोह हुआ था भारतीयों का, ठीक है। इसमें इसका रूल क्या था कि नई पोशाक और परेड नियम जो कि हिंदू मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे, इस वजह से यह विद्रोह हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 1857 से पहले यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, सिपाहियों के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण सिपाही विद्रोह था, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया डी, 1806। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसाल में की थी? अश्विनी कुमार दत्त जो कि बारिसाल जो है अब बांग्लादेश में है, यह अब बांग्लादेश में है। तो अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति
स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। यह जो संगठन था इसका उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना। स्वदेशी आंदोलन का ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाना। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है पोलिगर विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? द पोलिगर रिवोल्ट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तमिलनाडु के पालेकर में, पालेकर को ही पोलिगर कहा जाता है, तो यह तमिलनाडु में हुआ था, पोलिगर में। ब्रिटिशों के विरुद्ध किया गया यह विद्रोह था, ब्रिटिश के विरुद्ध किया गया था। इसके प्रमुख नेता जो थे उनका नाम है कट्टा बोम्मन, कट्टा बोम्मन। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, रामानुज के श्री वैष्णव परंपरा के निम्नलिखित में से किस प्रमुख अनुयायी ने उत्तर भारत में भक्ति संबंधी उपदेशों के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विच प्रोमिनेंट फॉलोअर ऑफ रामानुज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग भक्ति टीचिंग इन नॉर्थ इंडिया? तो रामानंद जो कि वैष्णव परंपरा से संबंधित थे, रामानंद, डी इसका राइट आंसर है। 14वीं-15वीं शताब्दी में, 14वीं-15वीं शताब्दी में रामानंद ने श्री वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित होकर, श्री वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित होकर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। तो राइट आंसर हो गया डी। रामानंद के जो शिष्य थे उनमें महत्वपूर्ण है, उनका नाम याद रखिएगा। जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें है कबीर, रैदास, धन्ना। ठीक है, इनके जो शिष्य थे वह सभी जातियों में से थे। तो राइट आंसर हो गया डी। कौन सी चित्रकला शैली मिट्टी की दीवारों पर सफेद रंग का उपयोग करके अपनी एक वर्णीय शैली के लिए जानी जाती है? एक वर्णीय शैली के लिए जानी जाती है। विच पेंटिंग स्टाइल इज नोन फॉर इट्स मोनोक्रोम स्टाइल यूजिंग व्हाइट कलर ऑन मड वॉल्स? आपको बता दे रहे हैं, यह सवाल कई बार पूछा गया है, कई बार रिपीट किया जा चुका है। इसका राइट आंसर है वर्ली। वर्ली महाराष्ट्र के वर्ली जनजाति के द्वारा, महाराष्ट्र के वर्ली जनजाति की चित्रकला है जिसमें मिट्टी की दीवारों पर सफ़ेद रंग से या चावल के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मोनोक्रोम या एक वर्णीय चित्र बनाने के लिए, मोनोक्रोम या एक वर्णीय चित्र बनाने के लिए यह किया जाता था। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें ज्यामितीय आकृति जैसे त्रिभुज, स्क्वायर, सर्कुलर, इस तरह का मानव जीवन से जुड़े हुए आकृतियों का चित्रण किया जाता था। तो बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? मानव विकास की अवधारणा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महबूल हक ने मानव विकास की अवधारणा दी थी। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपको पता होगा अभी भी जारी होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1990 में अमर्त्य सेन के सहयोग से, अमर्त्य सेन भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, तो अमर्त्य सेन के सहयोग से पहली बार HDAR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया, HDR तैयार किया गया, जिसमें कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था, कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो गया ए, महबूब उल हक। निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस सन टेम्पल ऑफ इंडिया?
भारत के प्रमुख सन टेम्पल में से है। पहला है कोणार्क। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है, ओडिशा में है। इसे नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नरसिंह देव प्रथम, जो कि गंग वंश के शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी है। मोढेरा जो कि गुजरात में है, गुजरात में, इसका निर्माण भीमदेव के द्वारा किया गया था। भीमदेव फर्स्ट, जो कि सोलंकी वंश से संबंधित था, सोलंकी वंश से। क्लियर है? मार्तंड मंदिर यह जम्मू कश्मीर में है, J&K में है। यह 8वीं सदी में बनाया गया था। किसके द्वारा? ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा। ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा इसे बनाया गया था। याद, यह कारकोट वंश के थे। इस पर सवाल कई बार पूछा गया है कि ललितादित्य मुक्तापीड किस वंश से संबंधित है, तो यह कारकोट वंश से संबंधित है। कारकोटा वंश भी कहते हैं इसको, कारकोटा वंश। ठीक है, तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3, तीनों करेक्ट है। 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन रंपा विद्रोह के संबंध में गलत है? रंपा विद्रोह के बारे में भी कई बार सवाल पूछा गया है। तो रंपा विद्रोह यह पूर्वी गोदावरी जिले रंपा क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में महाराष्ट्र है, यह गलत है। या आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में गोदावरी जिले के आसपास, पूर्वी गोदावरी जिले में, पूर्वी गोदावरी जिले में है, रंपा क्षेत्र है, रंपा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन में कहा गया कौन सा गलत है, तो सी इज द राइट आंसर। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के संवादों को दर्ज किया गया है? बुद्ध के संवाद यह किस में है? विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BC रिकॉर्ड्स द डायलॉग ऑफ बुद्धा? तो आपको पता है बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथों में जो 3 प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ कौन कौन हैं जो कि प्रमुख हैं? तो इसमें है, पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में मठ के नियम दिए गए हैं, संघ के नियम, मठ संबंधी नियम है। ठीक है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश या संवाद है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश या संवाद है। ठीक है, और तीसरा महत्वपूर्ण है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन के बारे में डिटेल से बताया गया है। बौद्ध दर्शन से यह संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, सुत्त पिटक। अगला सवाल, दूसरी शताब्दी CE का कौन सा संगम ग्रंथ एक पवित्र पत्नी की भक्ति के बारे में एक महाकाव्य है? विच संगम टेक्स्ट ऑफ सेकेंड सेंचुरी CE इज एन इपिक अबाउट द डिवोशन ऑफ ए चेस्टी वाइफ? याद रखिएगा, इस ग्रंथ का नाम है शिल्पादिक्रम। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है यह। इलंगो अदिगल ने इसकी रचना की थी। इलंगो अदिगल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। यह तमिल का पहला महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तमिल का पहला महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसमें कन्नगी की पवित्रता, पतिव्रता की कहानी है। कन्नगी की पतिव्रता की कहानी है। ठीक है,
दूसरा महत्वपूर्ण है मणिमेखलई। यह क्या है? तो यह शिल्पादिक्रम की अगली कड़ी है, शिल्पादिक्रम की अगली कड़ी है। ठीक है। तोलक्कापियम यह तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। इससे जुड़े हुए सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। जो पट्टू पट्टू है यह 10 पद्य का संग्रह है, 10 पद्य का संग्रह है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो गया शिल्पादिक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक को अरब आक्रमणों का प्रभावी रूप से प्रतिरोध करने का श्रेय दिया जाता है? विच रूलर ऑफ द गुजरात प्रतिहार डायनेस्टी इज क्रेडिटेड विथ इफेक्टिवली रेजिस्टिंग अरब इन्वेजन? तो अरबों का प्रमुख रूप से जो सामना हुआ था वह नागभट्ट प्रथम के द्वारा हुआ था। नागभट्ट प्रथम जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक था। इसने अरबों के आक्रमण को राजस्थान में रोका, अरब आक्रमण को राजस्थान में रोका। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा हार्टलैंड में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रमुख थी? व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी वाज डोमिनेंट इन द हड़प्पन हार्टलैंड? तो हड़प्पाकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था का प्रमुख जो स्रोत था कृषि के साथ साथ पशुपालन और व्यापार का मिश्रण था, व्यापार का मिश्रण था, लेकिन मुख्य आधार जो था कृषि एवं पशुपालन था। यहाँ जो प्रमुख फसलें जो उपजाई जाती थी उसमें गेहूँ, जौ और कपास महत्वपूर्ण था। पशुपालन में भेड़, बैल और बकरी, बैल, भेड़ और बकरी का साक्ष्य मिलता है। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1838 से 1848 के फराजी आंदोलन के दौरान बंगाल में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहले कर बंदी आंदोलन नो टैक्स कैंपेन का संयुक्त नेतृत्व किसने किया था? हु जॉइंटली लेड द फर्स्ट नो टैक्स कैंपेन ड्यूरिंग द फराजी मूवमेंट इन बंगाल बिटवीन 1838 टू 1848? तो सबसे पहले जो फराजी आंदोलन है, फराजी आंदोलन, इसकी शुरुआत जो है वह 1820 के दशक में हुई थी। 1820 के दशक में यह शुरू हुआ था। सरैयतुल्लाह खान ने इसे शुरुआत की थी, सरैयतुल्लाह खान। ठीक है, इस पर सवाल पूछा जाता है। तो उनके पुत्र दादू मियाँ ने, सरैयतुल्लाह खान के पुत्र जो थे वह दादू मियाँ थे। ठीक है, दादू मियाँ, इन्होंने नो टैक्स कैंपेन चलाया था, पहली बार टैक्स ना देने का कैंपेन चलाया था। तो दोनों ने, सरैयतुल्लाह खान और दादू मियाँ दोनों ने इसका नेतृत्व किया था, नो टैक्स मूवमेंट का। बंगाल के मुस्लिम किसानों और जमींदार के, जो बंगाल के मुस्लिम किसान थे, मुस्लिम किसान और ब्रिटिश के विरुद्ध, जमींदार और ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह था। जमींदार और ब्रिटिश के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। याद रखिएगा, बंगाल के मुस्लिम किसानों के द्वारा। तो राइट आंसर हो गया ए, सरैयतुल्लाह खान और दादू मियाँ। अगला सवाल है, अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस क्षेत्र के राज्यपाल यानी वायसराय थे? अशोका सर्व एज गवर्नर वायसराय ऑफ विच रीजन ड्यूरिंग बिंदुसार रेन? तो बिंदुसार के समय अशोक जो थे उज्जैन यानी अवंती के राज्यपाल थे, उज्जैन अवंती के राज्यपाल थे। वहाँ उन्होंने उनकी पत्नी देवी विदिशा से विवाह हुआ था, विदिशा से
विवाह हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी उज्जैन। याद रखिएगा, बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भी भेजा था। तक्षशिला में भी विद्रोह दबाने के लिए अशोक गए थे। तो राइट आंसर होगा डी। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय शक्ति का सामंत था? विजयालय, फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर, वाज ए फ्यूडेटरी ऑफ विच साउथ इंडियन पावर? विजयालय 9वीं शताब्दी से संबंधित है। 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी से। यह मध्यकालीन चोल वंश के शासक थे। चोल वंश के शासक थे, जो कि चोल जो थे वो पहले पल्लवों के सामंत थे। पल्लव के सामंत थे। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, पल्लव। याद रखिए, विजयालय ने तंजावुर को जीतकर, विजयालय इनकी प्रमुख उपलब्धि है कि इसने तंजावुर को जीत लिया था। तंजावुर को जीत के मध्यकालीन चोल साम्राज्य की नींव रखी थी। मध्यकालीन चोल साम्राज्य की नींव रखी। क्लियर है? तो राइट आंसर है सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1321 में तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया? विच रूलर बिल्ट तुगलकाबाद फोर्ट इन 1321? तुगलकाबाद का किला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण कराया था। ठीक है, गयासुद्दीन की मृत्यु जो है एक लकड़ी के मंडप से गिरने के कारण हुई थी। कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का श्राप लगा था। औलिया ने कहा था, हनूज दिल्ली दूर अस्त। हनूज दिल्ली दूर अस्त काफ़ी फेमस है। तो राइट आंसर है सी, गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश वारंगल में 12वीं शताब्दी में निर्मित 1000 स्तंभ मंदिर से संबंधित है? 1000 पिलर्स टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1000 स्तंभ मंदिर। विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द 1000 पिलर टेम्पल एट वारंगल? 1000 स्तंभ मंदिर वारंगल काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव के द्वारा बनाया गया था। राजा रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव इनका पूरा नाम था। तो रुद्रदेव ने 12वीं सदी में इसे बनवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए। अगला सवाल है, चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे प्रारंभिक दक्षिण भारतीय राज्यों की सैनिक शासन प्रणाली की एक प्रमुख प्रशासनिक विशेषता क्या थी? What was a key administrative feature of the military system of early South Indian states like Chalukya and Rashtrakutaj? तो चालुक्य और राष्ट्रकूट जो हैं, ये जो थे पहले दक्षिण भारतीय शक्ति थे, जिनके सैन्य प्रशासन जो थे उनकी सबसे बड़ी विशेषता सामंती व्यवस्था पर निर्भर थी। चालुक्य और राष्ट्रकूट की जो सैनिक व्यवस्था थी वह सामंती व्यवस्था पर निर्भर थी। सामंत प्रमुखों को सैन्य और प्रशासनिक कर्तव्य सौंपे गए थे। फ्यूडल चीफ्स वेयर असाइंड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। ठीक है, सामंत छोटे राजा जो केंद्रीय शासक हैं सैनिक और राजस्व देते थे। तो ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? विच फ्रीडम फाइटर लेड द महाड़ सत्याग्रह इन 1927? महाड़ सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? तो यह B.R. अम्बेडकर के द्वारा 20 मार्च 1927 में। काफ़ी कम लोगों को यह पता है। 20 मार्च 1927 में महाड़ सत्याग्रह अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, जिसमें महाड़ में तालाब का पानी पीने के लिए यह सत्याग्रह किया गया था। तालाब का पानी पीने के लिए
यह सत्याग्रह किया गया था। ठीक है। दलितों को सार्वजनिक स्थल तक पहुंच के लिए यह बड़ी लड़ाई थी। तो राइट आंसर हो गया B.R. अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले विधायी प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था? विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस? तो यह निर्णायक था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारतीय परिषद 1861 में भारतीयों को विधायी परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, परिषद में शामिल किया गया। गैर सरकारी भारतीय सदस्य शामिल हुए। गैर सरकारी भारतीय सदस्य शामिल हुए। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। इंडियन 1853 का चार्टर एक्ट, जिसमें भारतीयों को सिविल सेवा में 1853 में पहली बार इंडियंस को सिविल सर्विसेज में अवसर प्रदान किया गया। सिविल सर्विसेज में अवसर इंडियंस को दिया गया। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 में, इसमें क्या हुआ, क्राउन के जो भारतीय क्षेत्र का प्रशासन है वह क्राउन को सौंप दिया गया। यानी 1859 से क्राउन रूल स्टार्ट हुआ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा, यह सब सवाल इंपॉर्टेंट है। सी इसका राइट आंसर है। किन नेताओं ने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। यह कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कलकत्ता में स्थापित हुआ था। यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्ववर्ती प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पूर्ववर्ती संगठन है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में स्थापित हुआ था, उससे पहले यह एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन था। इसका नाम है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो कि 1876 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, गुप्तोत्तर काल में सामंत कौन थे? सामंत, हु वेयर सामंत इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड? तो गुप्तोत्तर काल, जो कि 5वीं से 7वीं शताब्दी का काल माना जाता है। इसमें सामंत जो थे वह एक प्रकार के छोटे राजा थे, या सरदार कह लें, जो बड़े राजा के अधीन होते हैं। ठीक है। और ये जो क्या होते थे, सामंत जो होते थे वह सैन्य सेवा और राजस्व देते थे। जो आम किसान थे उनसे टैक्स कलेक्शन करके वह राजा को सैन्य सेवा और राजस्व देते थे। तो इसका राइट आंसर है डी, सामंत स्वामी, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। राजा खारवेल, जो कि महामेघवाहन यानी चेदी वंश से थे। याद रखिएगा, इस पर भी सवाल पूछा जाता है। महामेघवाहन। ठीक है, महामेघवाहन के शासक थे। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसके बारे में? तो राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। खारवेल से संबंधित है। ठीक है। हेलो हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? खारवेल बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो याद रखिएगा, खारवेल जो था वह उड़ीसा के महामेघवाहन वंश यानी
चेदी वंश से संबंधित था, चेदी वंश से संबंधित था। खारवेल, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी, खारवेल के बारे में विस्तृत जानकारी उसके अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर किस राजवंश ने शासन किया? विच डायनेस्टी रूल कन्नौज ड्यूरिंग द ट्रिपैट्रिएट स्ट्रगल? तो याद रखिए, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें तीन प्रमुख शक्ति थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। तो यह जो संघर्ष हुआ था मुख्य रूप से कन्नौज पर आधिपत्य के लिए हुआ था और मैक्सिमम टाइम जो कन्नौज है उस पर प्रतिहारों का नियंत्रण रहा, प्रतिहार का सर्वाधिक नियंत्रण रहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, गुर्जर प्रतिहार। अगला सवाल है, सल्तनत काल की इमारतों में उपयोग की जाने वाली सजावट का प्रमुख रूप क्या है? व्हाट वाज द मेन डेकोरेटिव फॉर्म यूज्ड इन द सल्तनत आर्किटेक्चर? सल्तनत आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा बेल बुटकारी, जिसे इंग्लिश में अरबेस्क्यू कहा जाता है, बेल बुटकारी जो कि सल्तनत काल की प्रमुख वास्तुकला थी, इसमें ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया गया है, ज्यामितीय आकृति और पुष्पीय अलंकरण, पुष्पीय अलंकरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तोरण, आमलक और कलश, यह सभी क्या है? यह तीनों हिंदू वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं, हिंदू वास्तुकला के। तो राइट आंसर हो गया डी, सी, बेलबुटकारी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर वैदिक समाज में वैश्य वर्ग का कार्य था? तो वैश्य वर्ग जो कि मुख्य रूप से व्यापार से संबंधित था, डी इसका राइट आंसर है, उत्पादक वर्ग। वैश्य में कृषि, पशुपालन और व्यापार तीनों आता था, कृषि, पशुपालन और व्यापार, यह तीनों कार्य वैश्य वर्ग से संबंधित था। इन्हें उत्पादक वर्ग भी कहा गया है, उत्पादक वर्ग भी कहा गया है। ब्राह्मण अनुष्ठान से संबंधित थे, ब्राह्मण अनुष्ठान से। क्षत्रिय, इनका काम था युद्ध जीतना, युद्ध से। ठीक है, और शूद्र जो था वह अधीनस्थ के रूप में कार्य करते थे। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया डी, उत्पादक वर्ग। उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध 1817 के पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? हमने पढ़ा था पाइका विद्रोह, यह 1817 में हुआ था, याद रखिएगा, इस पर सवाल आता है। 1817 में यह उड़ीसा में हुआ था, इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। तो ए इसका राइट आंसर है। मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मुख्यतः राजकीय कृषि और राजभूमि पर कृषि के अधीक्षण के लिए उत्तरदायी था? विच मौर्यन ऑफिसर सुपरवाइज्ड रॉयल एग्रीकल्चर एंड क्राउन लैंड्स? तो राजकीय कृषि और राजभूमि से संबंधित अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था, जिसका काम राजकीय भूमि और कृषि पर और कृषि का यह अधीक्षक होता था। पण्याध्यक्ष, यह व्यापार का अधीक्षक होता था। समाहर्ता प्रमुख था, जो का काम था कलेक्शन करना, राजस्व का कलेक्शन करना। ठीक है, और है अक्षक पटलाध्यक्ष, इसे अकाउंटेंट कहते हैं, यानी यह लेखा अधिकारी था, लेखा अधिकारी था। तो राइट आंसर हो गया डी, सीताध्यक्ष। अगला सवाल, आत्मीय सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट अबाउट आत्मीय सभा इज इनकरेक्ट? तो पहला है, आत्मीय सभा की स्थापना 1824 में हुई थी। याद रखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ हुई थी? तो यह कोलकाता में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो सवाल में कहा गया कौन सा कथन गलत है?
तो ए गलत है, यहाँ 1824 दिया गया है। याद रखिए, आत्मीय सभा जो था वह धार्मिक और सामाजिक सुधारों का यह पहला संगठन था। दूसरा प्रमुख संगठन था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी का यह पहला वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।